आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कल 26 तारीख थी। 26 मई के दिन ही 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे को 26 मई को रखा। इसलिए ये सिर्फ एक नेता का कार्यक्रम नहीं बल्कि उस यात्रा का प्रतीक था जो कि 11 साल पहले दिल्ली से शुरू हुई थी और आज वैश्विक मंच तक जा पहुंची है। इन 11 सालों में नीतियां बदली, नजरिया बदला और शायद भारत को देखने का तरीका भी बदला। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है नरेंद्र मोदी का मिजाज, नरेंद्र मोदी का अंदाज, जो कि 11 साल पहले भी देश के लिए समर्पित होकर काम करने का था और आज भी है। अगर नहीं बदला है तो वो है नरेंद्र मोदी का दुश्मनों को ललकारने का तरीका, जो 11 साल पहले था वो आज भी है। आज गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की और दुश्मनों को क्लियर कट मैसेज दिया है। देशवासियों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को एक काम करना है। घरों में जाकर लिस्ट बनाएं कि आपके घर में सुबह से शाम तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधा युद्ध कहा जाए। पीएम ने यह भी कहा कि भारत अब इसका जवाब उसी भाषा में देगा और क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें की है इस पर भी चर्चा करेंगे। गुजरात से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी गर्जना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि 1971 में जंजीरें काटनी चाहिए थी, भुजाएं काट दी गई। भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान मारता रहा, हम सहते रहे। पटेल की इच्छा थी जब तक पीओके वापस नहीं, सेना ना रुके। पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई और उसी समय आतंक को समाप्त कर देना चाहिए था। भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये कार्रवाई कैमरों के सामने हुई ताकि कोई भी सबूत ना मांगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। जहां देशभक्ति का ज्वार नजर आया, मैंने वही किया जिसके लिए देश ने मुझे प्रधान सेवक बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर जनबल से जीतना है। जन जन देश के विकास में सहयोगी बने, विदेशी सामान ना खरीदें और ना बेचने का संकल्प लें। वसुदैव कुटुंबकम हमारा संस्कार है, वो भी सुख चैन से जिए और हमें भी जीने दें। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनने का है। 2047 में हिंदुस्तान को विकसित होना ही चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड प्रहार किया। उन्होंने कहा, मैंने छिपाकर नहीं बल्कि बताकर मारा है, कुछ ज्यादा किया नहीं और उधर पसीना छूट रहा है। पाकिस्तान लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता। 3 युद्धों में हार के बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। पाकिस्तान में आतंकवादियों के जनाजे को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके सबूत पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया। माफ कीजिएगा, जो ताबूत थे उन पर पाकिस्तान का झंडा लपेटा गया और सेना ने सलामी दी। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के दौरे पर थे तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। साथ ही युवाओं को भी, नई पीढ़ी को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, कैसे हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया ये वो बताना चाहते थे। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। 1960 का जिक्र किया। 1960 की सिंधु जल संधि का अध्ययन करना चाहिए और इससे आपको झटका लगेगा जब आप पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई नहीं की गई, गाद निकालने का काम नहीं किया गया, ये तय हुआ था। गंदगी साफ करने के लिए नीचे के गेट्स बंद रहेंगे, ये तय हुआ था। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के दौरे में कही गई हैं। आज भी उनकी मौजूदगी गांधीनगर में थी। कल उन्होंने अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया, साथ ही रोड शो किया। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी थी और वहां भी रोड शो करते हुए पीएम नजर आए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इन्फॉर्मेशन, तो वहीं दूसरी तरफ क्या इतिहास में नहीं हुआ और किस वजह से हमारे हाथ से पीओके गया, ये तमाम बातें भी उन्होंने रखी गई है। जाहिर है इसको लेकर के चर्चाएं भी पॉलिटिकल पार्टीज में हो रही है। विपक्षी पार्टी फिर भी कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्षी पार्टी है
और बिहार का चुनाव सिर पर है और जाहिर तौर पे जब तक सरकार पे सवाल नहीं उठेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेगी, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है। जैसे बोलते हैं कि आपका हमारा काम है खबर देना, तो उनका काम है सवाल पूछना, विपक्षी पार्टी उठाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ राजस्थान जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, बीकानेर में विकास की भी बड़ी योजनाओं से लेकर तमाम जो रीडेवलपमेंट के काम होते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर किस तरीके से जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं उनको धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया। फिर भुज भी जाते हैं, भुज में भी बड़ी योजनाएं, विकास की योजनाओं को आप देखिए कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोज के रूटीन को समझेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा। एक तरफ तो हम ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहते हैं वो जारी है, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के प्रोसीजर का पार्ट है कि हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। आज एक डेलीगेशन कहीं पहुंचा, एक डेलीगेशन कहीं और पहुंचा। आपने जर्मनी में जब पहुंचा तो जर्मनी ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े नजर आए। हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। बात जब ऑपरेशन सिंदूर की हो, चाहे फिर वो आंतरिक जो राज्य हैं वहां पर हो या फिर विदेश में हो। दूसरी बड़ी बात है कि एक जब हम चौथी इकोनॉमी ऐसी स्थिति में जहां भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, जापान को पीछे करके आगे आ रहा है, तो लगातार जो विकास के काम है वो भी हो रहे हैं। जनता को ये बताना कि हम जिस बात की शपथ ली थी आगे बढ़ने की, काम करने की, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम नक्सलाइट्स को लेकर भी देखिए लगातार इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है कि हमने जिस बात का प्रण 2026 तक लिया उसका कम से कम 80% काम पूरा कर दिया। तो सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। अब बात आती है जो आपने विपक्ष का सवाल किया। जाहिर तौर पर विपक्ष कभी अमेरिका को लेकर सवाल करता है, विपक्ष तमाम तरीके के सवाल कर रहा है। और विपक्ष जबकि एस जयशंकर ने जिस दिन अभी बैठक हुई थी कमेटी की जिसमें 11 सांसद लोकसभा के थे, 11 सांसद राज्यसभा के थे, विपक्षी सांसद, उनको हर एक बात का जवाब भी दिया। उस बात का भी जवाब दिया ये जब कहा गया था कि पाकिस्तान को आधे घंटे पहले इन्फॉर्म किया ऑपरेशन सिंदूर, उसको अभी खुलासा किया तमाम बातें। लेकिन ये जो टकरार है, क्योंकि देखिए जून के अंत में मानसून सत्र शुरू होगा, फिर बिहार का चुनाव अक्टूबर तक आएगा, और जब बात होती है जाति जनगणना की, वो जो एक बड़ा मुद्दा था वो ले लिया गया है, तिरंगा यात्रा भाजपा कर रही है। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए चुनौती है कि वो जनता के सामने सरकार को कैसे एक्सपोज करे, सरकार से सवाल पूछेगी, उसका काम है। इसलिए लगातार चाहे बड़े नेता हो कांग्रेस के, चाहे फिर पवन खेड़ा हो, वो लगातार अलग अलग सवाल कर रहे हैं। ये जो डेलीगेशन अदिति विदेशों में भेजा गया है, जो 7 डेलीगेशंस भारत से गए हैं, एक तरीके से जो नैरेटिव है जो पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा गया, उन नैरेटिव को दरकिनार करने का काम ये डेलीगेशन कर रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठे कई लोग ऐसे भी हैं, हालांकि सरदरे ये जो डेलीगेशन है वो है, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो इंटरनली भले वो विदेशी प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हूँ कि ये ज़रूरी है करना, लेकिन इंटरनली यानी भारत के अंदर इसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन से लेकर के जो सीज फायर है वहाँ तक जाहिर है पॉलिटिकली इसका असर कितना पड़ेगा। और चूंकि आने वाले दिनों में आपने बताया अभी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो बिहार चुनाव को अफेक्ट करेगा। देखिए ऐसा कुछ कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। प्रोसीजरल जब मेथड होता है तो जो डेलीगेशन भेजा गया, अगर उसमें विपक्ष के लोग नहीं होते तो विपक्ष सवाल उठाता, विपक्ष के लोग हैं तो सवाल उठ रहा है, और विपक्ष के वो लोग हैं जिनका कांग्रेस ने नाम नहीं भेजा था तो भी सवाल उठ रहा है। तो सवाल तो उठना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से ये एक ज़रूरी काम होता है कि हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया, उसमें पाकिस्तान की भूमिका को देखिए। ये तो तय है कि भारत ने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करना, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ईरान दौरा हुआ, उसके भी कई मायने हैं। तो जो भारत के जो डेलीगेशंस जा रहे हैं उसका भले ही आज फ़ायदा ना दिखे, भले ही आज विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन उसके दूरगामी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जब हम बार बार ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे कभी भी कोई एक्शन हो सकता है, अगर छोटी सी भी गलती पाकिस्तान में जो रह रहे पल रहे आतंकी हैं उनकी तरफ से होती है, या उसमें आर्मी और सरकार और आतंकी तीनों मिलकर कोई गलती कर देते हैं, तो जो रिटेलिएशन भारत की तरफ से होगा, जो अक्सर कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, उस समय जो ये डेलीगेशन का काम रहा है जिसमें हमने बताया है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी इन्फिल्ट्रेशन में मदद करती है, कैसे पाकिस्तान आर्मी वो तमाम तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस, तब चाहे जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, फ्रांस हो, जो बड़े देश हैं, वो चाहकर भी
उनके पास सारे सबूत होंगे और उनको भारत के साथ खड़े होना होगा, या वो न्यूट्रल रहेंगे या भारत के साथ साइलेंटली खड़े नजर आएंगे कि पाकिस्तान की तो हरकतें ऐसी ही हैं। तो कई चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन विपक्ष के लिए भी ज़रूरी है कि वो हर एक गतिविधि पर सवाल उठाए, और उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका के ऊपर क्या स्टैंड है। अमेरिका ने ट्वीट कर दिया था, भले ही एस जयशंकर ने कई बार खुलासा कर दिया कि तीसरा कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसने सीज फायर में मदद की हो, लेकिन ऐसे कई सवाल लगातार उठते रहेंगे। जी अदिति, जी बिल्कुल अदिति, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में इस समय ढलने लग गई। बीजेपी के लिए कहा यह जाता है कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही तैयारी करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में इस समय जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इन तैयारियों में पंचायत चुनाव में नेताओं की भूमिका एक अहम रोल अदा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेताओं को साफ तौर पर कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पहले अपने के क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। इसके अलावा कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी इस समय करती हुई नजर आ रही है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, वैसे तो बीजेपी लगातार जो है इलेक्शन मोड में ही रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी डिफरेंटली प्ले करती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसे राहुल गांधी की वापसी के तौर पर देखा जाए? ना सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी। देखिए, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने पहले इस्तीफा दिया था बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो ये चाहते थे कि ना सोनिया गांधी ना प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पे ना रहे, क्योंकि अक्सर उन पे परिवारवाद का आरोप लगता है। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस एक गांधी परिवार के खूंटे से, जिसे कहें कि उसी से बंधी हुई है। डिसिप्लिन भी उन्हीं की वजह से है, और एक फैसले भी अल्टीमेटली राहुल गांधी, भले ही सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के अंदर फैसले राहुल गांधी के अप्रूवल से होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, राहुल गांधी जब कोई फैसले लेते हैं तो वो डेमोक्रेटिकली सबके सुनते भी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जो लंबे समय से, लगभग 6-8 महीने से एक चर्चा है कि संगठनात्मक बदलाव होगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम अभी तक पूरी तरह बनी नहीं है वो बनेगी, तो जल्द ही ऐसा समय आ सकता है जब संगठनात्मक बदलाव, एक नए ढांचे, संगठनात्मक एक बड़ी चीज़ अंदर ही अंदर प्लान हो रही है। उदाहरण के तौर पे आप संभवतः प्रियंका गांधी को एक नई कमेटी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी क्या है? इलेक्शन, देखिए अभी तक क्या होता है, जब किसी राज्य का इलेक्शन होता है तो एक तो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, उसमें उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी के साथ साथ सेंट्रल जो टीम होती है उनके बड़े नेता होते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के तहत फिर चयन करते हैं कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं। वो हर एक विधानसभा में ये देखते हैं कि कौन उनका अच्छा कैंडिडेट है। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। जब स्क्रीनिंग कमेटी तैयार कर लेती है प्रदेश के साथ चर्चा करके, फिर वो जो पर्चा होता है टिकट का, वो जाता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। वहाँ पे राहुल गांधी और जो तमाम जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं वो फैसला लेते हैं। लेकिन अब इस बीच में एक और फिल्टर आ गया है, वो फिल्टर है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। अब इसमें प्रियंका गांधी अध्यक्ष, ऐसा बताया जा रहा है कि अध्यक्ष होंगे, इसमें कई सचिव होंगे, पूरी एक टीम होगी। वो टिकट भी तय करेंगे, अपना सुझाव देंगे कि इसको टिकट नहीं, इसको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी एक अलग रिसर्च टीम होगी, उनके अलग लोग होंगे जो कैंपेन करेंगे। साथ में कैंपेन किसको दिया जाए, आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे सुनील कोलुगोलू के लिए कहा जाता है कि वो उनका सर्वे बताता है, वो एक सर्वे मैनेजमेंट, सुनील कोलुगोलू हैं जो कर्नाटक के हैं, उनके इर्द गिर्द ही फैसले होते हैं। उसी तरीके से अलग अलग जो मैनेजमेंट गुरु हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु, उनको हायर किया जाएगा। जैसे राजस्थान में नरेश अरोड़ा थे जो अशोक गहलोत का कैंपेन चला रहे थे, तो प्रियंका गांधी अगर अध्यक्ष बनती हैं मैनेजमेंट के, तो अलग अलग कौन कौन राज्य में कौन कैंपेन चलाएगा। तीसरी बड़ी बात है, कौन से चैनल्स को ऐड दिया जाएगा, किसको कितना ऐड दिया जाएगा। तो एक ये वास्ट प्रोसेस है जो फिल्टर होगा इस सेंट्रल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। ये एक अलग ऑर्गेनाइज, जिसे बोलते हैं कि एक अलग टुकड़ी तैयार हो रही है। इसमें कई सचिव होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, युवा लोग होंगे जो पूरे कैंपेन की कमान अपने हाथ में रखेंगे। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी की इसमें काफ़ी अहम भूमिका होगी। लेकिन प्रियंका गांधी, जिनके लिए अक्सर ये कहा जाता था कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद ही माना जा रहा था कि वो केवल एक सांसद हैं, आगे की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी जाएगी। प्रियंका गांधी का एक, जिसे बोलते हैं कि
रिवैम्पिंग होगी पार्टी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके साथ साथ अशोक गहलोत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई लंबे समय से केसी वेणुगोपाल को लेकर भी चर्चा थी कि वो केरला जाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया है। अब माना जा रहा है कि उनके लिए भी एक नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है। अशोक गहलोत लगातार आज भी वो दिल्ली में है, तो कई रिवैम्पिंग युवा और एक्सपीरियंस लोगों को मिलजुल कर कैसे, तो जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस एक चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की यात्राएं, साथ में प्रियंका गांधी का ये जो सिलेक्शन कमेटी जो है, मैनेजमेंट कमेटी, और बहुत ज़रूरी है लालू प्रसाद यादव को लेकर जो बिहार में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, और अगर यहाँ पर भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी की तरह उभर कर आती है, तो कांग्रेस के अस्तित्व पे एक बार फिर बड़ा सवाल तो अदिति, क्या यही वजह है कि कांग्रेस ये बात जानती है कि धीरे धीरे उसकी पैठ जो बाकी पार्टी है और जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अमंग खत्म हो रही है, और कांग्रेस कभी भी मूड में, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और सबसे पुरानी पार्टी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व ढल रहा है, और छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस को जो है देखा जा रहा है, कम से कम जो रीजनल पार्टीज उनके साथ है। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी इसे रिवैम्पिंग कर रहे हैं? सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी जरूर कही जा सकती है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी भले ही हो, पर ये ओल्ड पार्टी अब श्रिंक होती जा रही है। तो ये तो समझ आ चुका है कि कांग्रेस के पास ग्राउंड पे वर्कर्स की कमी है, और उसी वर्कर्स को जिंदा इकट्ठा करने के लिए कभी कभी ट्रेनिंग कैंप्स, तो बेसिकली कांग्रेस के लिए जरूरत है कि वो अभी जोड़ें पार्टी को, उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बड़ी पार्टी बनाएं, संगठन में लोग आए, काम करें। लेकिन जाहिर तौर पे संगठन में लोग तब जुड़ते हैं जब लगता है कि पार्टी का भविष्य बहुत जबरदस्त है। तो अभी उस चुनौती से तो पार्टी जूझ रही है, और खुद राहुल गांधी मानते हैं कि अभी संगठन को खड़ा करने में और कई साल लग सकते हैं, लगभग 5 से 8 साल वो अभी भी मान रहे हैं कि अभी बहुत समय लगेगा। तो राहुल गांधी खुद भी अलग अलग जगह, जैसे आपने देखा होगा कि पुंछ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो अपने लिहाज पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको 2-4 हाथ चाहिए, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन अगर उनको भागदौड़ की जिम्मेदारी दी जाए तो वो नहीं कर सकते। तो पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस्ड और युवा लोगों का अमेलगमेशन की कोशिश भले ही की जा रही है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्लो चलती है, कांग्रेस पार्टी में चीज़ें बहुत धीरे होती हैं, जिसका आपस में अंदरूनी चिंतन भी, मनन भी होता है, लेकिन ऐसे में अभी ज़रूरत है कि संगठन खड़ा हो, कोशिश लगातार जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस को लेकर कुछ बड़ी खबरें, बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें प्रियंका गांधी का बड़ा रोल हो सकता है, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। और कैसे संगठन जोड़ा जाए, आसाम से लेकर जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर आपने देखा कि आसाम को लेकर कांग्रेस बहुत तैयारी कर रही है। कैसे गौरव गोगोई, 3 बार के सीएम के जो बेटे हैं वहाँ पर कांग्रेस में, गौरव गोगोई जो अभी आप हमेशा अक्सर पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ उनको देखते हैं, कई स्पीचेस में वो आगे नजर आते हैं, तो गौरव गोगोई को आगे बढ़ाया जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के सामने। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी अपने संगठन को खड़ा करना, लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इंटरनल तैयारी में है। एक असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर भी एक बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने जो असेट्स हैं, जो उनके छोटे छोटे कार्यालय थे हर जिले में, उसको देख रही हैं आप। अब राहुल गांधी असेट और लाइबिलिटी की एक पूरी कमेटी तैयार की गई है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कितने हमारे पास असेट्स हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से पार्टी में काम ही नहीं हुआ कि वो जो असेट थे, जो जिलों में जो कांग्रेस के जो कार्यालय हुआ करते थे, वो अब किसी के घर बन गए हैं। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने उसको घर में तब्दील कर लिया है। तो अब कांग्रेस बेसिक्स काम, जो ग्रास रूट का काम शुरू कर रही है, और करते 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 समय लगेगा, लेकिन अपने संगठन को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि घूम फिर कर बात वही जो आप कह रहे हैं कि जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, अब इंडिया गठबंधन में एक छोटे भाई की भूमिका में आ रही है, चाहे फिर वो चुनाव न जीत पाने की वजह से, कम सांसद या विधायक होने के चलते, या कहीं ना कहीं उस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता ना होने के चलते। तो इस वजह से वो कांग्रेस से समझती है कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा बैकअप है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, और यही वजह है कि हमें ग्राउंड पे वर्कर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब चुनावी मैनेजमेंट बदल चुका है, और उसी मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए अंदरूनी काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कांग्रेस अनाउंस करेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब रिसेंटली आदित्य जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जीत मिली है, ऐसे में कांग्रेस को कमर कसने की जरूरत थी भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण